हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो ये सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थोड़ा सा अगर आपने इसमें प्रॉपर तरीके से मेहनत कर ली तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का ये सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो इसमें से पूरे के पूरे नंबर आप पा सकते हो। क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, और बस उनको लिखने का एक सही तरीका आपको आइडिया होना चाहिए। बस बहुत कुछ इसमें हमारी डिमांड नहीं रहती है। जैसा कि हमारे सामने टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो पूरी पहले तो हमें हमारे पहले हिस्से में ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनती कैसे है। ये कोई भी थ्योरी होती तो उसके पीछे कुछ टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से थ्योरी बनाई जाती है। तो मोटे तौर पे आप समझ लो थ्योरी जो होती है वो एक किसी सवाल का जवाब होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड 1 कंटिन्यूटी इक्वेशन। 4 मैक्सवेल की इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन को मिला करके थ्योरी पूरी बनती है, जिसमें कि 4 इक्वेशन जो हैं वो 4 इक्वेशन कहाँ की हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है, मैग्नेटोस्टैटिक एक ब्रांच है, इंडक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ब्रांच है। तो इन ब्रांचों की एक अलग अलग सिद्धांत थे। देखो मूल रूप से मैक्सवेल ने क्या किया था। मैक्सवेल से पहले ये था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग तरह का बल माना जाता था, मैग्नेटिज्म एक अलग तरह का बल माना जाता था। ये कहा जाता था कि हमारे प्रकृति में इलेक्ट्रिसिटी एक बल है, मैग्नेटिज्म एक बल है, ये थे। तो इलेक्ट्रिक बल के बारे में जो बात कर रहे थे वो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के ब्रांच के थे। जो मैग्नेटिक बल के बारे में बात कर रहे थे मैग्नेटोस्टैटिक के थे। बदलाव आना कब शुरू हुआ, जब फैराडे आते हैं और या ओस्टेड हम कह सकते हैं, ओस्टेड रहते हैं और फैराडे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों बलों के बीच में एक इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। दे आर नॉट टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। दो अलग तरह के बल नहीं हैं, बल्कि ये एक ही बल के दो स्वरूप हैं। अब सवाल ये होता है कि वो कौन सा बल है जिसके दो स्वरूप हैं, एक बल है इलेक्ट्रिक और एक बल है मैग्नेटिक। इंटर रिलेशन तो समझ में आ रहा था। जैसे जैसे सिक्का होता है तो एक सिक्के का एक पहलू, एक कोई हेड देख रहा है, एक कोई टेल देख रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा था कि एक सिक्का नाम की कोई चीज़ है जिसका एक हिस्सा हेड है, एक हिस्सा टेल है। कहीं ना कहीं हेड और टेल रिलेटेड हैं, ये तो लोग आभास कर पा रहे थे, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये नहीं समझ पा रहे थे। तो जो मैक्सवेल होते हैं वो ये काम करते हैं, वो इस यूनिफिकेशन करते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फ़ोर्स होता है, इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। उस फोर्स का एक स्पेशल केस होता है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और उसका एक दूसरा स्पेशल केस होता है मैग्नेटिक फ़ोर्स। अब इसको समझने में हमें हम मानव प्रजाति को समझने में इसको 150 साल लग गए, 100 साल से ऊपर लग गए थे। तो ये था मैक्सवेल का महत्वपूर्ण काम। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रूल उठाए, मैग्नेटोस्टैटिक से रूल उठाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रूल उठाए और उन सबको एक जगह रखा, उनको आपस में मिलाया, उनके आपस में अंतर संबंध बताए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मॉडिफिकेशन किया, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जन्म हुआ। तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, पहले हम जनरल तरीके से लिखें। जैसे डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लॉ है, इसको हम गॉस लॉ कहते हैं। उसके बाद डेल डॉट बी बराबर 0, ये भी एक फैक्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा जाता है, और मैग्नेटोस्टैटिक में देखा जाता है। तो मैग्नेटोस्टैटिक क्या है, और कई लोग इसको गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक कहते हैं। कुछ किताबें हैं जो कहती हैं, बट बहुत पॉपुलर तो ये नॉमेनक्लेचर नहीं है, फिर भी लोगों ने इसको अडॉप्ट कर रखा है कि जैसे डेल डॉट ई जो होता है वो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वैसे डेल डॉट बी बराबर 0 आप मान सकते हो गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक का। इट इज जस्ट ऐसा ना कि मिलते जुलते नाम लोग रख लेते हैं। अच्छा तीसरा है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी। इसको फैराडे लॉ कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, डेल बी बाई डेल टी मतलब समय के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंड्यूस करंट डेवलप होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ी होती है। तो ये एक फैराडे लॉ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। डेल डॉट बी एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, इसको हम एम्पियर लॉ कहते हैं। एम्पियर ने बताया था कि जैसे अगर आप किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो सर्किट के उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो एक तरह से ये वो नियम था जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अंतर संबंध बता रहा था। तो मूल रूप से जो नियम था फैराडे का वो सिर्फ इतना था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे। जे इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन
एक टर्म इसमें और मैक्सवेल ने जोड़ा, इसीलिए इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कहते हैं। जो कि जो मूल एम्पियर लॉ था वो सिर्फ इतना था जितना मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये मूल एम्पियर लॉ था। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसमें जोड़ा था और इस मॉडिफिकेशन टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म कहा था। ये मैक्सवेल की खोज थी और ये टर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म साबित हुआ आगे जा कर के, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप होना शुरू हुई। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म था। अब जब हम इस पूरी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बात ये आती है कि जैसे कि फ्री, देखो एक चीज़ होती है जहाँ कोई माध्यम, एक ऐसा माध्यम होता है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, या हम यहाँ उसको फ्री स्पेस कह रहे हैं। फ्री स्पेस मतलब, कहने का मतलब है जहाँ कोई चार्ज नहीं तो चार्ज डेंसिटी नहीं। अब चार्ज डेंसिटी नहीं, चार्ज नहीं, तो वहाँ पे कोई करंट नहीं है, करंट अपॉन एरिया नहीं, यानी जे नहीं। निर्वात या वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ नहीं है। ये हमारा मोटा मोटा मानना है निर्वात के बारे में, हम लोग इसको ऐसे मानते हैं। वैक्यूम के बारे में हम ऐसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ क्या, दुनिया में तो भाई मीडियम भी है, पानी है, तमाम तरह के लिक्विड हैं, तमाम तरह के गैसेस हैं, तमाम तरह के सॉलिड हैं। तो अगर कोई मीडियम हो गया तो उस मीडियम के केस में हम क्या करेंगे, उस मीडियम के केस में हम कैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखेंगे। तो वहाँ पर रास्ता ये निकाला गया है कि भाई ऐसा है कि कुछ टर्म डिफाइन किसे डी है। अब ई हमें मालूम है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगने का मतलब फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऐसा समझ लो कि ये किसी माध्यम के इलेक्ट्रिकल व्यवहार को दिखाता है, उसका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स दिखाता है। और वैसे ही परमिएबिलिटी जो होता है वो किसी मीडियम का मैग्नेटिक रिस्पॉन्स दिखाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि दो तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी जो है वो इन एनर्जी के प्रति अपना एक व्यवहार रखता है। जैसे हम इंसान हैं, कोई एक परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर हमारी अपनी एक ओरिएंटेशन होता है। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। अब आपकी जो पॉजिटिव नेगेटिव सोच है उसके आधार पर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित होती है। जैसे मान लो कोई सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप पैनिक हो जाओगे या आप कोई सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करोगे, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप मूल रूप से कैसे। अगर आप एक सकारात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो उस परिस्थिति में आप अपने आप को संभाले रहेंगे, ठीक से टैकल करेंगे। अगर आप एक नकारात्मक एंजाइटी वाले व्यक्ति हैं तो आप पैनिक हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे और काम बिगड़ जाएगा। सिचुएशन एक ही है, प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक सिचुएशन आई, हमारा मीडियम उस इलेक्ट्रिक सिचुएशन के लिए कैसे बिहेव करेगा, परमिटिविटी उसकी बताएगा। हमारा मीडियम चुंबकीय गुण के प्रति कैसे, चुंबकीय कोई सिचुएशन आई, अगल बगल लगा दी गई, तो वो मटेरियल उस चुंबकीय सिचुएशन में कैसे अपने आप को रिस्पॉन्स करेगा, उसको उसकी परमिएबिलिटी डिफाइन करेगी। तो फ्री स्पेस है, उसकी भी अपनी परमिएबिलिटी होती है। कोई मीडियम होता है तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, उसकी परमिएबिलिटी म्यू होती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हर मीडियम की अपनी अपनी परमिएबिलिटी भी होती है और फ्री स्पेस की अपनी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होती है। तो डी एक ऐसा टर्म है जो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में और उस मीडियम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो डी आ जाएगा। और अगर आपके पास म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, उसको अगर हम एक तरह से समझ लो, म्यू नॉट को अगर हम बी से डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक क्वांटिटी एच आ जाएगी। तो हम एक एच डिफाइन कर सकते हैं और ई डिफाइन कर सकते हैं, डी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके टर्म में अगर हम लिखें तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, देखो जरा। पहली इक्वेशन क्या थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटाओ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी चीज़ को डी कर दो, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डी बराबर रो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ऐसे ही डेल डॉट बी जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चौथी इक्वेशन पे आते हैं। चौथी इक्वेशन में क्या है, आपने म्यू नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया, म्यू नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के यहाँ डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करोगे तो बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने लिखा है बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो एप्सिलॉन बचा था उस एप्सिलॉन को आपने ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका डी बन जाएगा, ये आपका एच बन जाएगा। तो डेल क्रॉस एच जे टाइम डेल डी बाई डेल टी, ये क्या है, ये हमारी मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है, जिसमें कि थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। एच के टर्म में है, डी के टर्म में है, ये डी के टर्म में है। तो हमने सिर्फ नोटेशनल वाइज हमने कुछ चीज़ें उसमें डाली हैं
फिजिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप चाहे जो येलो कलर से लिखा गया है इनको आप कहो कि ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन का स्वरूप है, या आपने जो यहाँ पर बन लिखी है मैक्सवेल इक्वेशन इनको कहो, दोनों ही तरीक़ों से हम मैक्सवेल इक्वेशन को लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल बढ़ता है कि क्या होगा अगर कंडक्टिंग मीडियम है, मतलब ऐसा मीडियम जिसकी अपनी चालकता है उसमें, तो उसके लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो। आपको एक चीज़ समझिए, कंडक्टिंग मीडियम जो होता है उसके लिए चार्ज डेंसिटी 0 होती है, क्योंकि उसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है चार्जों का कंडक्टर्स में। तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम देखते हैं कि वो 0 वैल्यू रखती है। तो अगर ये 0 है तो पहली क्वेश्चन में जहाँ रो बाई एप्सिलॉन था वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपको 0 आ गया। डेल डॉट बी भी 0 है, डेल क्रॉस ई वैसे ही वैसा रहेगा, और डेल क्रॉस एच डी जे डी बाई डी टी ऐसे रहेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि अब जो एच लिखा है आपने इसमें बी बाई म्यू हो गया होगा, चूँकि मीडियम कंडक्टिंग मीडियम है, म्यू नॉट तो है नहीं, तो यहाँ बी हो गया होगा, और जहाँ डी लिखा है वहाँ एप्सिलॉन इंटू ई हो चुका होगा। वही आपने लिखा है कि म्यू नॉट को रिप्लेस कर दिया आपने म्यू से, म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर परिवर्तन किए हैं। अब अगला सवाल है डायलैक्ट्रिक मीडियम के लिए। डायलैक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है कि उसके लिए आपको रो 0 नहीं होता है, तो आपको रो रखना पड़ेगा, और आपने म्यू नॉट को म्यू से, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपका ये जो पहला इक्वेशन है ये डेल डॉट डी रो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन वैसे रहेगी, तीसरी इक्वेशन वैसे रहेगी, चौथी इक्वेशन भी वैसे रहेगी। बस फ़र्क इतना होगा कि अब की बार आप जो म्यू और एप्सिलॉन इस्तेमाल कर रहे हो वो उस डायलैक्ट्रिक मीडियम का है। फ्री स्पेस की बात करते हैं। फ्री स्पेस क्या है? फ्री स्पेस में कोई चार्ज नहीं है तो रो 0 है, कोई चार्ज नहीं, कोई करंट नहीं, जे 0 है, तो इक्वेशन डेल डॉट ई 0 रहेगी, दूसरी डेल डॉट बी भी 0 रहेगी, ये भी वैसे रहेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखो जे, अब चूंकि करंट नहीं है तो जे 0 है, तो जे हट गया, सिर्फ आपके पास पता डेल डी बाई डेल टी। तो इस तरह से हमारी ये चौथी इक्वेशन आ गई। ये क्या लिखा, फिर से हौच पौच हो गया, डेल डी अपॉन डेल टी। राइट साइड में केवल एक टर्म यहाँ पर बचेगा, बाकी एच की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं कि भाई डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म के बारे में बताओ। तो जो आप जब भी कहीं डेल वगैरह वर्ड यूज़ करते हो, डेल डॉट या डेल क्रॉस, तो इसका मतलब है डेल क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर हम इंटीग्रेशन के साइन इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब वो इंटीग्रल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा डेल डॉट ई है, जहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है इसका मतलब वहाँ सरफेस इंटीग्रेशन की बात आती है। जहाँ क्रॉस का वर्ड क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर लाइन इंटीग्रल की बात आ रही है। देखो डेल डॉट ई है, लाइन इंटीग्रल की बात आ रही है। बस इतना याद रखना है यहाँ पर इस चीज़ को, इस तरह से ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो जैसे मैंने बताया है कि वो 4 अलग अलग ब्रांचों से निकाली गई इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, उसमें जो सेकंड इक्वेशन है इसका एक बड़ा महत्व है। सेकंड इक्वेशन ये कहता है कि डेल डॉट बी 0 होने का मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल कहने का मतलब जैसे हमने कहा एक प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन है, सपोज आपने कहा प्रोटॉन है प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो जो प्रोटॉन इंडिपेंडेंट रह सकता है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट रह सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जोड़े में रहेंगे। तो यानी कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रिक पोल पा सकते हैं। पोल मतलब चार्ज के बारे में बात करें, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, तो अगर हमने कहा मोनोपोल, इलेक्ट्रिक पोल, सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज इज कॉल्ड मोनोपोल। मतलब मोनो मतलब सिंगल, पोल मतलब वो चार्ज ध्रुव जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं। लेकिन मैग्नेट केस में ऐसा नहीं होगा कि हम एक ऐसा चुंबक पाएं जिसमें केवल नॉर्थ पोल है। नो, अगर आपके पास एक चुंबक है तो उसका एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ होगा। अगर बीच से इसको तोड़ भी दें तो आपके पास नॉर्थ साउथ और इस तरह से नॉर्थ साउथ के 2 मैग्नेट हो जाएंगे। इनको तोड़ दोगे फिर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ के मैग्नेट आपको मिलते रहेंगे। आप कितना भी इनको तोड़ो, माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चले जाओ, तो भी आप हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पाओगे। इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल नहीं संभव है, इंडिपेंडेंट साउथ पोल नहीं संभव है। तो वही लिखा है कि नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर प्रेजेंट, दैट इज इन नेचर द मैग्नेट्स हैव ऑलवेज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल साइमल्टेनियसली। एक साथ एक समय में एक ही जगह पर नॉर्थ साउथ पोल दोनों होंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट विद अ सिंगल या मोनोपोल, यानी कि आइदर ओनली नॉर्थ और ओनली साउथ। ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल हमारे पास नॉर्थ या साउथ पोल वाला एक चुंबक हो।
तो इस चीज़ को इस मैथमेटिकल इक्वेशन से साफ साफ दर्शाया जा रहा है। अब हम इतनी सारी जो कहानियाँ बनाते हुए आगे बढ़े हैं तो आती है बर्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैसे मैक्सवेल ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डेवलप किया। जरा देखें यहाँ पर लिखे हैं कि अब जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं जो फ्री स्पेस में हमने बनाई हैं, उन इक्वेशन को ले करके उनको मैथमेटिकली आपस में ट्रीट करके उन्होंने मैक्सवेल ने इस तरह के 2 इक्वेशन बनाई। एक इक्वेशन उन्होंने बनाई इलेक्ट्रिक के टर्म में, ऐसे ही मिलती जुलती इक्वेशन बनाई मैग्नेटिक के टर्म में। देखो कोई भी वेव जो होती है अगर हम कहें कि वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसका इक्वेशन ऐसे बनता है d2f/dx² माइनस 1/v² d2f/dt² बराबर 0। यहाँ f जो होता है वो वेव की कोई प्रॉपर्टी होता है। ये इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन और जो ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है काफ़ी हद तक मिल रही है। बस अंतर क्या है, 1/v² की जगह पे μ0 है, f की जगह पर e है, या हम b भी बना सकते हैं। तो चूंकि e और b मतलब एक ही तराजू पे तौले जा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, तो हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के टर्म में और मैग्नेटिक कंपोनेंट के टर्म में 2 वेव इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन कैसी हैं, इनको वेव इक्वेशन कहते हैं चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है और इनका स्वरूप जो है वो जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है इनके जैसा है, इसीलिए ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होती है उसका अपना एक सोल्यूशन होता है। तो जब इनको सॉल्व करते हैं, ये अगर इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उसका सोल्यूशन आता है, अगर हम मैग्नेटिक वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आता है। आप देखो E बराबर E0 कोई मैग्नीट्यूड वाला है, एक्सपोनेंशियल i(kx ω_t), ऐसे ही B का B0 एक्सपोनेंशियल i(kx ω_t). अगर इनको हम ग्राफ के फॉर्म में प्रकट करें तो हम ये पाएंगे कि मान लो ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की दिशा है, तो जो वाइट कलर वाला हिस्सा है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को दिखा रहा है। एक्सपोनेंशियल मतलब इसके अंदर साइन कॉस का वेरिएशन है, तो इस तरह से वेरिएशन हो रहा है और यहाँ पर भी इस तरह का वेरिएशन हो रहा है। ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक कंपोनेंट वाली बात करो तो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट वाला है, ये है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और ये क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे देखो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो आपके पास ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से चल रही है, इसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और ये इसके अंदर मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो अब अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा √1/μ0ε0 जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है और यही वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। एक बात और आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर के कैसे प्रूव करो, डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर हम देखें तो जो डेल ऑपरेटर है ये आई के इक्विवेलेंट होता है, del/del ऑपरेटर -i⍵ के बराबर होता है। तो अगर आपके पास तीसरी जो मैक्सवेल इक्वेशन है फैराडे लॉ, इसमें डेल की जगह पर आप आई के कर दो, आई इज़ द इमेजिनरी नंबर, और d/dt की जगह पे -i⍵ कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई इसका कैंसिल हो जाएगा, तो k क्रॉस e ओमेगा टाइम b। ओमेगा तो कोई नंबर होगा, आप देखो वेक्टर k, वेक्टर e, वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर है और वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर वेक्टर k की दिशा ये है तो जो b होगा वो e और k दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो k की दिशा ये है, e की दिशा ये है, तो b जो है वो k और e दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये ऑर्थोगोनल सिस्टम वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक चीज़ और यहाँ होती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर पे गिरती है तो क्या कंडक्टर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी वो कंडक्टर हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो वेव कुछ अंदर तक सतह पर, जो कंडक्टर की सतह है उसकी कुछ मोटाई को वो पेनिट्रेट कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ। अब स्किन डेप्थ का फार्मूला होता है ये डेल्टा बराबर 1/πf म्यू कंडक्टिविटी। तो या इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2πf को ओमेगा लिख दें, हो जाएगा 2πω म्यू कंडक्टिविटी, इस तरह से हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी की बात करें बच्चों तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 तरह की एनर्जी होती है, 2 टाइप ऑफ एनर्जीज जो आपस में इंटरलिंक होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो उनके साथ एनर्जी डेंसिटीज़ भी होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ये फार्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी के लिए। टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का। और एक चीज़ और होती है, जिस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है
उस दिशा में उसकी उस एनर्जी की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो ई और एच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर हमने पढ़ा है बी बाई म्यू नॉट होता है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो यहाँ पर बी रख दो, एच की जगह पे बी रख दोगे तो म्यू नॉट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल हम लोग इससे पहले वाले वीडियोज़ में बता चुके हैं, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की उन वीडियो को देख लेना है ताकि इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आप समझ जाएँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, इन फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लग इन टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन इस तरह के क्वेश्चन का पूछा जाना, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल रहेंगे। आप सीधे फार्मूलों में आइडेंटिफाई करके टर्म्स को पहचान के लिख दो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, चलिए फिर ध्यान रखिए, अपना तैयारी करते रहिए। होली का मौका है, त्यौहार भी मनाइए, लेकिन अपनी नज़र अपने एग्ज़ाम की तैयारी से मत हटाइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।